Good morning, everyone. This is second lecture of topic framing the Constitution. In second lecture, we are going to study about the vision of the Constitution. 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो संविधान सभा में आगे रखा। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन था जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है मेन आइडल्स क्या होंगे उसको डिफाइन किया गया था, बताया गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया था कि जो फ्री इंडिया होगा, आज़ाद भारत होगा, तो उसका जो संविधान होगा, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो एक एज अ सॉवरन रिपब्लिक होगा और जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम जो सब लोगों को दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है सब लोगों को जो है सिटीजन्स को जो है वो राइट्स दिए जाएंगे, क्योंकि बिफोर द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस जो है लोगों को जो है सिटीजन्स को जो है वो किसी भी तरह से अधिकारों से वंचित रखा गया था, हमें जो है राइट्स नहीं दिए गए थे। इसलिए ये इंश्योर किया गया कि फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सिटीजन्स हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको सबको जो है वो इक्वालिटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर जो है सब लोगों को जो है वो अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो ट्राइबल पीपल थे, शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, तो माइनॉरिटीज़ थे, तो उन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए भी उनके लिए रिजर्वेशन रखी जाएगी ताकि उनकी सीट्स जो हैं वो रिजर्व करके उनकी अपलिफ्टमेंट जो है वो जनरल कास्ट के साथ की जाए। नेहरू जी का कहना था कि मेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है कि हमने लिबरल आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसीज के साथ साथ जो है सोशलिज्म को लेके भी चलना है, समाज का कैसे हमने जो है उसकी डेवलपमेंट करनी है और इकोनॉमिक जस्टिस के साथ, ताकि इकोनॉमिक जो है वो कंट्री जो है वो भी डेवलप कर पाए। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो रीअडॉप्ट किए गए इंडिया को सामने रखते हुए, फ्री इंडिया को सामने रखते हुए। तो डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया और इसके अलावा जो नेहरू जी का कहना था कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज़्यादा सीखना है, उनकी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनके फेलियर्स हैं, तो उन चीज़ों से भी हमने जो है वो सब कुछ सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है द विल ऑफ द पीपल। जो उस वक्त बिफोर इंडिपेंडेंस जो है जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता था, तो वो जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो लीडरशिप के अंडर थी। चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नेहरू जी के नाम के ऊपर चलाया जा रहा था, लेकिन उसका सारा जो शासन प्रबंध जो है वो डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको देखती थी लंदन से, जिस कारण वो एक तरह से एज अ पपेट जो है कठपुतली बन के ही जो है वो देश को चला रहे थे। तो इस तरह जो ब्रिटिशर्स जो थे लगातार उनको अपनी चीज़ें मनवाने के लिए कंपेल करते रहते थे। तो इंडियंस जो हैं वो एज अ सिर्फ एक देखा जाए फॉर्मेलिटी के तौर से जो है इनके साथ जुड़े हुए थे और बाकी सारा जो है इन्फ्लुएंस जो था, प्रभाव जो था वो क्राउन रूल का था, ब्रिटिशर्स का था। तो इस तरह नेक्स्ट वन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रखा गया कि हमारा जो मेन एम्बिशंस हैं, हमारे जो मेन आइडल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, इक्वालिटी के ऊपर होनी चाहिए और जस्टिस के ऊपर होने चाहिए। और उसके बाद ये रखा गया कि लोगों की जो मेन विश थी, जो लोगों की मेन विल थी कि चाइल्ड मैरिज को जो है अपोज किया जाए और विडो री मैरिज को जो है वो मोटिवेट किया जाए, ताकि हमारे जो सोशल जस्टिस हैं, जो हमारी सोसाइटी में जो है वो विडोज़ के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उनकी री मैरिज करवा के तो ये सोशल जस्टिस जो है समाज में जो न्याय उन लोगों को, उन औरतों को दिया जाए। तो जब स्वामी विवेकानंद ने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि हिंदुज़म के लिए, और उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, तो लोगों की इन चीज़ों में डिमांड जो थी वो बढ़ती गई। तो इस तरह लोग जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गए। तो ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए, जैसे सती प्रथा के ऊपर उन्होंने जो है उसको बैन कर दिया था बहुत सारे, जैसे 1909 में, 1919 में, 1935 में। तो उन्होंने इंडियन पार्टिसिपेशन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो काफ़ी बढ़ा दी थी, लेकिन देखा जाए तो वो एक एज अ फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि उस वक्त जो मेन उनका एम था वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना था और इंडियंस को जो है वो सिर्फ ये जताना था कि आप जो है वो सरकार खुद चला रहे हो, लेकिन जो डायरेक्ट रूल था वो क्राउन रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका देखती थी। तो नेक्स्ट वन डिफाइनिंग राइट्स, कि राइट्स लोगों को जो अधिकार हैं वो कैसे दिए जाने चाहिए हमारे फ्री इंडिया में, आज़ाद भारत में।
तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके आई कि जो अलग से जो है वो जो माइनॉरिटीज़ के लिए और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उस वक्त शेड्यूल कास्ट के लोग थे, तो उनको अलग जो है राखवीं जो जगह थी उनके लिए जो रिजर्वेशन थी उसको लेके काफ़ी जो एक मुद्दा था। जो बी पॉकर बहादुर थे मद्रास से, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन था जो उन्होंने 27 अगस्त 1947 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड रखी कि जो इलेक्शंस में जो है वो उनकी एक अलग से जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर हमने जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जो हमारी शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अगर हमने उनकी अपलिफ्टमेंट करनी है जनरल कास्ट के लोगों के साथ मिलके जो उनको चलाना है एक यूनिफाइड इंडिया में, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सीट जो हैं वो रिज़र्व होनी चाहिए। तो इस तरह उनकी जो वॉइस है, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो उसमें उन्होंने अपनी जो है जस्टिफिकेशन रखी। तो मुस्लिम्स के लिए जो बिफोर इंडिपेंडेंस जो था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखे गए थे बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो उनका मेन मोटिव था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना, क्योंकि उस वक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से जब उनको जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने इंसिस्ट किया कि जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स, तो दे आर टोटली डिफरेंट। तो उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, तो दे आर टोटली डिफरेंट। सो उनका जो एक पाकिस्तान जो है, एक नेशन जो है वो एक अलग होना चाहिए। तब जाके उन्होंने टू नेशन थ्योरी के ऊपर डिमांड की थी। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के ऊपर जो नेशनलिस्ट थे, तो जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके उनमें काफ़ी गुस्सा था और इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स ने एक अच्छी जो है वो गेम अदा की, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे थे। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट थे जो उन्होंने अपोज किया इस आइडिया, क्योंकि सेपरेट जो है वो इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए। बहुत सारे दंगे हुए, जो वायलेंस हुआ, सिविल वॉर चली। तो सरदार जो पटेल थे तो वो समझते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो एक तरह से पॉइजन है जो धीरे धीरे जो इंडियन पॉलिटिक्स को खा जाएगा, पूरी कंट्री को जो वो ख़त्म कर देगा। तो वो डिमांड कर रहे थे कि वन कम्युनिटी जो है, जो एक पूरी जो है यूनिफाइड कम्युनिटी जो है वो कंट्री में होनी चाहिए, और पार्टीशन के बाद भी जो है वो ऐसे ही चलनी चाहिए, और इंडिया जो एक यूनिफाइड नेशन बनना चाहिए। तो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे, वो लगातार डिमांड कर रहे थे। इस तरह जो है वल्लभ जो पंत थे उन्होंने भी डिक्लेयर किया, एक रेजोल्यूशन रखा कि जो अगर हमने अलग से जो राखवें जो हैं इलेक्टोरेट्स दे दिए तो वो एक हार्मफुल होगा पूरे नेशन के लिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को हमने जो है सक्सेसफुल करना है तो माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम उनको जो है अलग से जो है एक सेपरेट अलग से इलेक्टोरेट्स दे देंगे तो वो पूरी सोसाइटीज़ जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे, वो आइसोलेट हो जाएंगे। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को जो है जो राइट्स दिए जाएंगे, इसमें सारा लिखा गया कि हर सिटीजन्स को जो है वो कल्चर राइट्स दिए जाएंगे, सारी कम्युनिटीज़ को जो इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, चाहे कम्युनिटी का जो मेंबर है किसी भी रिलीजन से जो है रखा हो। तो इस तरह जो मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए किसी भी तरह से जो है वो डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं रखी जाएगी। तो बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स भी थे, जैसे बेगम एजाज रसूल थी, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के रूप में बोलते थे कि ये माइनॉरिटीज़ को पूरी तरह से आइसोलेट कर देगा मेजॉरिटी से, अगर माइनॉरिटी को अलग कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे मुस्लिम जो मेंबर्स थे 1949 में असेंबली में, सभा में, तो उन्होंने भी एग्री किया कि एक रेजोल्यूशन दे के कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स हैं उसकी डिमांड को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इस चीज़ को जो है कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। तो नेक्स्ट वन है वी विल नीड मच मोर दैन दिस रेजोल्यूशन, कि हमें इस जो मते से, इस रेजोल्यूशन से जो है कुछ और ज़्यादा चाहिए। तो एन.जी. रंगा जो थे एक सोशलिस्ट लीडर थे, समाजवादी लीडर थे, तो वो एक लीडर भी थे पीजेंट मूवमेंट के। तो वो समझते थे कि जो रियल माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी गरीब और तबके के लोग हैं जो हमेशा दबे कुचले जाते हैं मेजॉरिटी के हाथों में। इसलिए उन्होंने बोला है कि चाहे फ्री इंडिया में उनको काफ़ी हद तक जो हैं वो राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उनको इक्वल स्टेटस दिया है सोसाइटी में,
में, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा मेजॉरिटी के हाथों जो है वो दबे कुचले जाती हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि उनके लिए फंडामेंटल राइट्स और इक्वल स्टेटस का तब तक कोई मायना नहीं रहता जब तक वो उनको एक इक्वल राइट टू लिव और जो फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी जो है वो चीज़ें जो हैं उनको दी जाए, उनके एक फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं ताकि वो अपने राइट्स को जो इंजॉय कर सकें। इसलिए एनजी रंगा ने जो है जो ट्राइबल्स के साथ साथ माइनॉरिटीज़ को जो है वो मेंशन किया और बताया कि उनके लिए जो है एक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है और साथ साथ जो लेजिस्लेचर में और साथ साथ जो है उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनकी गवर्नमेंट सीट्स में, लेजिस्लेचर में और हर जगह के ऊपर जो है उनके लिए जो सीट्स रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो अपनी अपलिफ्टमेंट कर सकें। नेक्स्ट वन, जो B.R. अम्बेडकर थे वो लगातार डिमांड कर रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस के जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। तो जबकि गांधी जी जो है वो लगातार इस चीज़ का जो विरोध करते थे। उनका कहना था, गांधी जी का कहना था कि अगर हम मेजॉरिटी को जो है माइनॉरिटी के साथ साथ जो है वो अलग कर देंगे तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में जो फ्रिक्शन जो है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और दोनों जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो जो नेक्स्ट वन, तो मद्रास से जो जे नागप्पा थे मद्रास से, तो उनका कहना था कि हम रियलाइज़ करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और हम जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं लगातार जो है हम सिर्फ माइनॉरिटी कम गिनती नहीं है, हमारी जो है 20 से 25% जो है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया का पाया जाता है और हमेशा जो हमें मार्जिन लाइन के ऊपर मार्जिनलाइज किया जाता है, हमेशा जो है सोसाइटी से एक मार्जिन लाइन के ऊपर जो है वो कर दिया जाता है, सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता है। तो किसी भी तरह से उनको ना तो एजुकेशन होती है ना ही किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पार्टिसिपेशन होती है। तो इस तरह उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लगातार जो है वो कम हो रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कुछ ना कुछ जो है स्पेशल बेनिफिशियल जो है वो चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ हो सके। तो जब पार्टीशन के वक्त वायलेंस हुआ तो अंबेडकर ने जो है जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी तो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका कहना था कि अनटचेबिलिटी जो पूरी तरह से अबॉलिश कर दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो एक लीगल ऑफेंस बन गया, तो इस क्राइम बन गया और रिजर्वेशन रखी गई और लेजिस्लेचर में और गवर्नमेंट जॉब्स में ऑफिसेज में पूरे लोअर कास्ट के लिए, हिंदू टेम्पल्स को भी जो है वो सारे कास्ट के लिए, जो शूद्र जाति लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनके लिए खोल दिया गया। तो इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो बिफोर इंडिपेंडेंस जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके लिए काफ़ी हद तक जो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए ये सारी चीज़ें की। तो नेक्स्ट वन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड और थर्ड concept. Maybe you all have understood about the defining rights and the will of the people in Indian Constitution. Thank you.